लेक्चर नंबर 3 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम अभी तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने किया था 6.1 एक्सरसाइज और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 6.2 और परम्यूटेशन, उसकी जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, कितने टाइप्स के उसमें केसेस अराइज होते हैं और उन पे बेस्ड कौन से क्वेश्चंस और एग्जांपल्स होते हैं, वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ये भी परम्यूटेशन पे बेस्ड है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है इसके अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में स्कूल बेसिस पे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जेईई मेंस एडवांस है, उनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे ये है फर्स्ट वन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक, मतलब टोटल 9 डिजिट्स हैं। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 9। वी हैव टू चूज 3 एट अ टाइम। हमें इन 9 डिजिट्स में से सिर्फ 3 ही डिजिट नंबर बनाने हैं, तो एट अ टाइम हमें सिर्फ 3 डिजिट का ही यूज़ करना है। तो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विल बी 9p3। 9 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, n है, npr, और r जो है इन 9 में से हमें 3 एट अ टाइम लेना है। सो इट विल बी 9p3। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल। सो इट विल बी 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, इट विल बी 6 फैक्टोरियल, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 504। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद द नो डिजिट्स रिपीटेड। हमें सेम डिजिट्स का यूज़ करना है, लेकिन 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पर 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे, वी कैन नॉट स्टार्ट 4 डिजिट नंबर विद 0। अब देखिए यहाँ पे 0 से लेके 9 तक आपके पास टोटल है 10 डिजिट, लेकिन अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 3 डिजिट नंबर कहलाएगा, 4 डिजिट नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल अगेन जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो है टोटल 9। आगे सॉल्व करते हैं। After that, for the remaining 3 digits number, we can place any 10 digits but except first digit। अब फर्स्ट जो हमारे डिजिट्स है उसमें हम 0 नहीं कर सकते, तो हमारे जो फर्स्ट डिजिट है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? 9, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम 0 को पुट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो अब बाकी की जो है 4 डिजिट में से फर्स्ट जो डिजिट है उसमें हमारे पास 9 ऑप्शन है, क्योंकि हम 0 पुट नहीं करेंगे। लेकिन बाकी के जो हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शंस है, मतलब 4 डिजिट में से बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं, उनमें हम इन 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स को फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फॉर द सेकेंड पोजिशन देयर आर 9 वेज, थर्ड पोजिशन देयर आर 8 वेज, और जो फोर्थ पोजिशन होगी हमारी वंस की, वो होगी 7 वेज। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आपको समझ में आया फर्स्ट पोजीशन के लिए 10 ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम 0 पुट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए भी हमारे पास 9 ऑप्शंस है, 9 डिजिट्स हैं, और उनमें से एक फिक्स कर देंगे और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए सेकेंड पोजीशन के लिए भी हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। इसमें हम 0 को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट पे हमने नंबर फिक्स किया होगा उसको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए ये फिर से 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सो इट विल बी 4536। गॉट इट? अब हम इसको परम्यूटेशन के हेल्प से अगर करना चाहें तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो उसके लिए 9 है, 9 में से एक पिक करना है, सो इट विल बी 9p1 इंटू बाकी के हमारे 3 डिजिट्स बचे हैं जिसमें से हमारे पास 9 ऑप्शन है, तो 9p3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7। 5 नंबर यहाँ पे नहीं है, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो टोटल जो डिजिट्स हैं वो है आपके पास 6 डिजिट है, क्योंकि इसमें 5 मिसिंग है, तो टोटल नंबर है 6 डिजिट्स। इसमें से 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना है मतलब जो लास्ट का नंबर है हमारे पास, मतलब जो यूनिट प्लेस पे होगा उस पर इवन नंबर आना ज़रूरी है, तभी वो नंबर इवन कहलाता है। तो इन 6 डिजिट में से हमारे पास 3 जो है वो इवन नंबर है, 2 4 एंड 6। तो इन तीनों में से ही हमारे जो यूनिट प्लेस है उस पर आ सकता है। तो हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ 3 वेज है।
अब 3 डिजिट में से जो यूनिट प्लेस है वो तो फिक्स हो गई है, अब बाकी की 2 डिजिट्स बचती हैं। फॉर द रिमेनिंग 2 प्लेसेस 5 डिजिट्स आर अवेलेबल, इनमें से 5 डिजिट्स अवेलेबल है। तो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारा क्या बनेगा? सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विल बी 5p2। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 2 डिजिट्स हैं उनके लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं इंटू 3p1। क्यों? क्योंकि जो यूनिट प्लेस है हमारी 1 हमारी यूनिट प्लेस है उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सो इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द आर आंसर। सो इट विल बी 5p2 मल्टीप्लाई बाय 3p1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन करेंगे, पुट द वैल्यूज एंड द आंसर विल बी 60। तो 60 हमारे पास ऐसे 3 डिजिट इवन नंबर्स होंगे जो कि किन किन डिजिट्स का यूज़ करके बनेंगे? 1 2 3 4 6 एंड 7। गॉट इट? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनका अगर आप कंसेप्ट समझ के सॉल्व करेंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड देन हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। हमें इवन बताना है कि इनमें से टोटल इवन नंबर कितने होंगे, डिजिट्स होंगे, और 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो सॉल्व करेंगे इसे। नाउ द टोटल डिजिट्स 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 डिजिट्स है हमारे पास, उसमें से हमें 4 डिजिट्स बनानी है। मतलब n की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर बनना चाहिए, मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होगा वो होगा 5p4। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हमें 4 एट ए टाइम लेने हैं। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 120। मतलब 5 डिजिट्स अवेलेबल है, उसमें से 4 डिजिट जो हैं वो बनाने की प्रॉबिलिटी, मतलब वो बनाने के अरेंजमेंट्स है 120। लेकिन उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है कि फॉर इवन नंबर्स, हमें इनमें से इवन नंबर कितने होंगे, इन 120 में से कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे। तो हमें सिर्फ इवन नंबर निकालना है। इवन नंबर निकालना है मतलब लास्ट डिजिट हमारी यूनिट जो प्लेस है हमारी वो होनी चाहिए इवन। अब इन पांचों में से सिर्फ 2 ही नंबर है जो इवन है, वो है 2 और 4। तो जो यूनिट प्लेस है उस पर हमारे पास ऑप्शंस 2 हैं लेकिन प्लेस 1 है, तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा 2p1। ठीक है, टोटल 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें कोई एक ही ले सकते हैं, या तो हम 2 लेंगे या तो फिर हम 4 लेंगे। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस 4 डिजिट में से यूनिट प्लेस तो आपने फिक्स कर दी, वो है 2p1। अब बाकी की जो आपकी 3 प्लेसेस बची हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस, क्योंकि एक तो आपने यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया है, तो इट विल बी 4p3। तो उसके नंबर आ जाएगा आपका 24। तो इवन नंबर निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनेगा, वो है 2p1 इंटू 4p3। यूनिट प्लेस के लिए 1 ऑप्शंस 2 में से, और बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट आंसर 48। सो 48 नंबर होंगे टोटल जो कि इवन नंबर आपके हो सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी योर इवन नंबर्स। नेक्स्ट करते हैं 5th वाला, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। एक कमिटी है, 8 लोग हैं उस कमिटी में, उसमें से हमें चूज करना है 2 लोगों का, एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है, और हम किसी भी एक पर्सन को 2 पोजीशंस नहीं दे सकते। मतलब 2 पोजीशंस के लिए हमें 2 डिफरेंट पीपल का ही सिलेक्शन करना है। दिस इज द कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 8, मतलब n है आपका 8, उसमें से आपको नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है 2। 2 लोगों का को चूज करना है आपको, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए, लेकिन रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए सिंपल है। आपका रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8p2। 2 ऑप्शन है, मतलब टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से आपको 2 को चूज करना है। सो इट विल बी 8p2। आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर 56। तो 56 तरीके से आप 2 लोगों को चूज कर सकते हैं। अब जो 6 क्वेश्चन हैं वहाँ से हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। इफ दिस इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन हम पहले एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं, तो बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल है, जो हमें गिवन है हम सबसे पहले उसे लिखेंगे। यहाँ पे है n-1 p3, तो इसको हम फॉर्मूले से कैसे ओपन करेंगे, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय n-1 -3 फैक्टोरियल रेशो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1/9।
n-1 जो फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में उसे हम ओपन करेंगे टिल n-4 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास n-4 फैक्टोरियल है, उसे ओपन किया। यहाँ पे भी n फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे कब तक, n-4 फैक्टोरियल तक, ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/9। ये आपस में सब कैंसिल होंगे। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, इसमें भी हमारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो n की टर्म्स है हम इसे ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ इनको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, लेकिन जब हमने एग्जांपल्स किए थे तभी भी मैंने आपको कहा था कि आप इन नंबर्स को ऐसे कट नहीं की करेंगे एग्जाम में, सिर्फ एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/n, यहाँ बचा 1/9। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 6, सॉरी n इज इक्वल्स टू 9। 7 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ फर्स्ट वन कंडीशन ये है और सेकंड वन ये है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, इसको भी हम ओपन करेंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल 5 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। या फिर सीधे मैंने इसको यहाँ से ओपन किया है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, इसकी वैल्यू होती है 720, ये है 5 माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसे मैं ओपन कर सकती हूँ 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक, ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी। ये देखिए यहाँ पे 120 से 1440 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 1। ये है 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसे भी हमने ओपन किया तो यहाँ तक आया 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगी इक्वेशन ये। अब हम इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल्स टू 3 और r इज इक्वल्स टू 10। बट क्योंकि r की वैल्यू जो है वो n से बड़ी नहीं हो सकती, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन n और इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू ही 5 है, तो 5 से बड़ी r की वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से जो r इज इक्वल्स टू 10 है हम उसको नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल कि r की वैल्यू n से ही बड़ी हो जाए। जब n 5 है तो r की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होगी। तो यहाँ पे जो r इज इक्वल्स टू 3 है वो एक्सेप्टेबल है, सो हम वैल्यू लेंगे r की इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली हमने सेकेंड पॉइंट में भी किया है। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, हमने इसमें फॉर्मूले से ओपन किया। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 था, तो उससे मैंने 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल्ड हुए। डिनोमिनेटर में मैंने सेम वही किया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक ओपन किया, इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगेन आर की दो वैल्यूज आई हैं 4 और 9। फिर से है कि r जो है जब n इज इक्वल्स टू 5 है तो इससे छोटी होगी, तो r इज इक्वल्स टू 9 जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो r की वैल्यू जो है 4 ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। आपको इक्वेशन ये वर्ड दिया है EQUATION, इसमें इस वर्ड में जो टोटल लेटर्स हैं वो है 8, सो n की वैल्यू यहाँ पर है 8। सिंस ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और हमें इन सभी का एक साथ यूज़ करके दूसरे वर्ड्स बनाने हैं जिनका कोई मीनिंग निकले या ना निकले। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी 8 है। ठीक है, क्योंकि 8 लेटर्स दिए हैं, कोई भी रिपीट नहीं है, और इन 8 लेटर्स का एक साथ हमें यूज़ करना है और दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। सो n एंड r इन दिस केस बोथ आर इक्वल 8। सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इट विल बी 8P8। 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 का 8 हमें यूज़ करना है एट द टाइम। सो इट विल बी, जब हम इसे फैक्टोरियल 8 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब ओपन करेंगे, सो इट विल बी 40,320। इतने वर्ड्स बन सकते हैं इन 8 लेटर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो ये है आपका परम्यूटेशन का मैजिक, कि आप जो बहुत टफ है क्वेश्चंस निकालना, उसको बहुत ही इजीली आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे, मतलब जो भी अरेंजमेंट है उसको निकाल सकते हैं। अगर आप बनाने जाएंगे तो आप 40,320 वर्ड्स तो नहीं बना सकते, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको परम्यूटेशन का आप यूज़ करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं।
सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ परम्यूटेशन। और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर मंडे। ठीक है, MONDAY, मंडे आपको वर्ड गिवन है। आपको इसमें से कितने वर्ड्स बनाने हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है कि ऑल 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। और सेकंड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। थर्ड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला कम करते हैं। व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, जो मंडे है उसमें टोटल 6 लेटर्स है, तो n की वैल्यू है 3, लेकिन हमें एट अ टाइम 4 ही लेटर्स का यूज़ करना है, तो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। तो सिंपल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगा NPR के अकॉर्डिंग 6P4। टोटल 6 ऑब्जेक्ट है, हमें 4 एट अ टाइम लेना है। इसे हम फॉर्मूले में ओपन करेंगे, सो इट विल बी 360 वर्ड्स, जो 4 लेटर्स का यूज़ करके बन सकता है। आफ्टर सेकेंड पॉइंट है हमारा कि वी हैव टू यूज़ ऑल द 6 लेटर। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 6 है और r की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बनेगा 6P6। इसे जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वर्ड्स आएंगे 720 वर्ड्स। सभी 6 लेटर्स का यूज़ करके आप 720 वर्ड्स बना सकते हैं। अब थर्ड करते हैं कि द फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज वॉवल। उसे ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? द नंबर ऑफ वॉवल्स इन मंडे आर O एंड A। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो लेटर है मंडे, इसमें 2 वॉवल्स हैं, एक है O और एक है A, मतलब 2 ही ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब जो फर्स्ट प्लेस है, इस पे हमारे पास, इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, या तो यहाँ पे O आ सकता है या फिर A आ सकता है, तभी क्योंकि हमें स्टार्ट करना है वॉवल से। तो जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, उसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, इट विल बी 2P1। ऑब्जेक्ट 2 हैं और हमारे पास पोजीशन 1 है। अब बाकी के बचते हैं 5 लेटर्स, 5 पोजीशंस, उनके लिए हमारे पास बचे हैं बाकी के 5 लेटर्स। बाकी 5 पोजीशन के लिए हमारे पास रिमेनिंग 5 लेटर्स हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। तो इस केस में रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 2P1 मल्टीप्लाई बाय 5P5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमें ऑल 6 लेटर्स को एक साथ यूज़ करना है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 240 वर्ड्स। तो टोटल 240 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो वॉवल से ही स्टार्ट होंगे, या तो O से स्टार्ट होंगे या तो फिर A से स्टार्ट होंगे। 10 क्वेश्चन भी देखिए, मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी। ये देखिए, ये अलग वर्ड है, इट इज़ मिसिसिपी। ठीक है, इसमें से डू ऑल द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। यहाँ पे 4 टाइम्स आई है, ये देखिए यहाँ आई है, आई 4 आई है यहाँ पर, और इन 4 आईज को एक साथ नहीं लिखना है, इसकी परम्यूटेशन हमें निकालना है। डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, एक साथ ये 4 आईज साथ में नहीं आने चाहिए। ऐसे कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, मतलब कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, तो ये हमारे पास गिवन है कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन द गिवन वर्ड देयर आर 11 लेटर्स। आप इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल है 11 लेटर्स, मतलब n की वैल्यू है 11। अब I इसमें से रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, S रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और P रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो जब इस तरीके से रिपीटेशन होता है, तो मैंने आपको केस बताया है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालते हैं। जो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी लेटर्स जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उस टाइम से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, सो इट विल फैक्टोरियल 4। एस भी रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, सो अगेन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। और पी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। ये हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला जब रिपीटिशन होता है, किसका? लेटर्स का। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर आ रहा है 34,650। ठीक है, ये हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस हैं। लेकिन अब उन्होंने हमारे पास ये कंडीशन लगाई है कि ये जो आए हैं, जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए परम्यूटेशन निकालते हैं। देखिए बहुत इजी है। नाउ द परम्यूटेशन वेयर ऑल द 4 आईज आर टुगेदर। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि चारों आई एक साथ आए, उसका परम्यूटेशन निकालते हैं और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि ऑल 4 आईज नॉट कम टुगेदर। वो ज़्यादा निकालना ईजी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 4 आए थे
इनको एक साथ रखा और इसको एक यूनिट मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक साथ ही आने चाहिए। हम पहले इसकी परम्यूटेशन निकाल रहे हैं कि एक साथ आए। तो आई को हमने एक यूनिट माना और बाकी के जो लेटर्स हैं वो हैं 7, बाकी के 7 लेटर्स हैं और इन 4 आई को मैंने एक ऑब्जेक्ट मान के, तो अब मेरे पास जो टोटल लेटर्स हो गए वो हैं 8, मतलब n की वैल्यू हो गई मेरे पास 8, जिसमें से s रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और p रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे बनेगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। इस आई को तो हमने एक ऑब्जेक्ट माना है, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिवीजन में कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ s को कंसीडर करेंगे और p को। ये 4 है, ये 2 है, इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 किया है मैंने। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 840। तो अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास परम्यूटेशन आ जाएंगे वेयर ऑल 4 आईज नेवर कम टुगेदर, ठीक है। सी नाउ टू फाइंड दैट ऑल द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, टोटल में से मैंने जहाँ पर आई साथ में आ रहे हैं उनको माइनस कर दिया, सो द रिमेनिंग इज 33,810 वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होंगे जिसमें आई कभी भी एक साथ नहीं आएगा। 11th क्वेश्चन उसमें ट्रिपल स्टार है, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, ये वर्ड हमें गिवन है, बी अरेंज्ड इफ फर्स्ट है वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, सेकेंड है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, एंड थर्ड है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। फर्स्ट और सेकेंड तो हम कई बार कर चुके हैं, हमें इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थर्ड वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा नया है, तो मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट। द फर्स्ट इज वर्ड स्टार्ट्स विथ P एंड एंड्स विथ S। तो ये जो परम्यूटेशन है इसमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हमारा हो गया है फिक्स्ड। इसमें टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 12, आप काउंट कर सकते हैं, इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं। अब इसमें से T जो है वो रिपीट हो रहा है आपका 2 टाइम्स, और फर्स्ट पोजीशन एक ही है जो रिपीट हो रहा है T 2 टाइम्स, और फर्स्ट पोजीशन हमने फिक्स कर दी है P के साथ और लास्ट पोजीशन हमने फिक्स कर दी है S के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2P0। ये 2P0 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन हमारी फिक्स है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ये लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो टोटल नंबर है हमारे पास नाउ 10। पहले हमारे पास 12 थे लेटर्स, हमने इसमें से 2 जो पोजीशन है उनको फिक्स कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2P पर आप यहाँ पे मत लिखिए। फर्स्ट पोजीशन P के लिए फिक्स्ड है और लास्ट पोजीशन S के लिए फिक्स्ड है, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो P और S को इसमें से आप हटा दीजिए, तो बीच में जो है वो आपके पास बचते हैं 10 लेटर्स, ठीक है। अब हम 12 को नहीं मानेंगे, अब हम 10 को मानेंगे। इन 10 लेटर्स में से आपके 2 जो है रिपीट हो रहा है, T जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। आप इसे जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दिस वन आंसर। तो इतने वर्ड्स होंगे जो P से स्टार्ट होंगे और S पे ख़त्म होंगे। सेकेंड है आपके पास वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। तो इस परम्यूटेशन में वॉवल्स कितने हैं, पूरे 5 वॉवल्स का यूज़ हो रहा है इसमें, A E I O U। इन सबको हम 5 वॉवल्स को हम कंसीडर करेंगे 1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 जो ऑब्जेक्ट, मतलब 5 जो आपके पास वॉवल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। पिछले बार में तो ये था कि जो आय था वो एक ही था जो रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो 5 लेटर्स हैं, 5 आपके वॉवल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ये भी आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, तो इसकी परम्यूटेशन हो जाएगी आपके पास 5P1, मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब इसको एक वर्ड मानते हैं तो बाकी के हमारे पास बचते हैं टोटल लेटर 8 7 लेटर्स, और बाकी ये 5 आपके थे परम्यूटेशन आपके वॉवल्स से जिसको हमने एक यूनिट माना है, तो ये 1 और बाकी के 7, तो टोटल हमारे पास हो गए 8 लेटर्स, जिसमें से T हमारा ट्वाइस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसके टोटल वेज क्या होंगे, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि टोटल लेटर 8 है और T उसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो आपके लेटर्स हैं वॉवल्स है ये भी आपस में अपनी 500 पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, सो इट विल बी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा ये। तो इतने लेटर, इतने वर्ड्स आपके बनेंगे जब सभी वॉवल्स एक साथ आएंगे। अब थर्ड है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो हम सबसे पहले इनके पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होना चाहिए। तो जब P फर्स्ट पोजीशन पे है
तो डेफिनेटली एस आपका 6 पोजीशन पे होगा, तभी इनके बीच 4 हैं, 4 लेटर्स आएंगे। अगर हम पी को रखते हैं सेकंड पोजीशन पे तो एस हमारा होगा 7th पोजीशन पे, तभी इनके बीच 4 लेटर्स आ पाएंगे। तीसरी पॉसिबल पेयर है कि अगर पी को आप थर्ड पोजीशन पे रखोगे तो एस आएगा आपका 8th पोजीशन पे। पी को अगर आप फोर्थ पोजीशन पे रखोगे तो एस आना चाहिए 9th पोजीशन पे। देन 5 एंड 10, 6 एंड 11, 7 एंड 12। तो टोटल आपके पास पॉसिबल पेयर 7 ही हैं। ये 7 पॉसिबल पेयर्स ही हैं, इनके अलावा आप किसी भी 8th पॉसिबल पेयर को नहीं ले सकते जिसमें पी और एस के बीच में 4 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल पॉसिबल पेयर 7, 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 पॉसिबल पेयर्स हमारे लिए पी और एस के लिए पॉसिबल हैं। सो पी एंड एस कैन ऑल्सो स्वैप्ड प्लेसेस विथ ईच अदर। अब पी और एस जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि पी फर्स्ट पोजीशन पे है तो एस होना चाहिए 6th पोजीशन पे, पर ये उल्टा भी तो हो सकता है कि एस जो है वो आपका 6th फर्स्ट पोजीशन पे हो तो पी 6th पोजीशन पे हो। तो ये दोनों भी आपस में अपनी जगह को स्वैप करेंगे। सो इट विल बी, इसका हो जाएगा 2p1। टोटल ऑप्शन से 2 पी और एस, और एट अ टाइम एक ही आएगा, सो इट विल बी 2p1। अब अगर आप पी और एस को छोड़ देंगे तो आपके अगेन रिमेनिंग लेटर्स हैं 10, जिसमें से टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो अब इसका टोटल वेज, टोटल परम्यूटेशन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विल बी, सबसे पहले फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि 10 लेटर्स हैं उसमें से 2 रिपीट हो रहा है, इनटू ये जो दोनों आपके आपस में स्वैप करेंगे इसलिए फैक्टोरियल 2 इसका, और इनटू 7। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल पॉसिबल पेयर्स हैं 7, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ permutation when P and S in between both there are the 4 letters between P and S. So this will be your required number. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। यहाँ तक हमने परम्यूटेशन के एनसीईआरटी बुक में आपके जितने भी एक्सरसाइज थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, उनको मैंने सॉल्व किया है। अभी हम कॉम्बिनेशन और पढ़ने के बाद मैंने और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ही कॉम्बिनेशन की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉम्बिनेशन जो होता है, दिस इज जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम। अभी तक हम परम्यूटेशन में क्या कर रहे थे कि हमें अरेंजमेंट को देखना था। जैसे 1 और 2 है तो इसको 1 और 2 के साथ हम 2 और 1 भी ले सकते हैं, तो हमें उस टाइप का अरेंजमेंट करना था। लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सिलेक्शन करना होता है, वो आपस में कैसे अरेंज होंगे इसको हम कॉम्बिनेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे अभी हम परम्यूटेशन पे पी लगा रहे थे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हम सी लगाएंगे। तो जैसे एन पी आर का फॉर्मूला था आपका फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एन फैक्टोरियल भी रहेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी रहेगा, साथ में डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टोरियल आर भी आ जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान देना है, चूज करना है, आपको उनको आपस में अरेंज नहीं करना है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो निकालना परम्यूटेशन से थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, सो इट विल बी दिस। आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब आर एन के इक्वल हो जाएगा, मतलब एन सी एन, परम्यूटेशन में भी जैसे था एन सी एन पी एन हमारे पास 1 था, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास जब एन सी एन आ जाएगा तो भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे परम्यूटेशन में था वैसे ही कॉम्बिनेशन में भी है। नेक्स्ट है कि इफ़ आर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी एन सी 0, जैसे वहाँ पे एन पी 0 की वैल्यू 1 थी, वैसे यहाँ पे एन सी 0 की भी वैल्यू 1 है। दैट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन नथिंग एट ऑल इज कंसिडर्ड टू बी 1। ठीक है, यहाँ पे एन सी एन माइनस आर की वैल्यू एन सी आर के इक्वल होती है, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ये जितने भी पॉइंट्स हैं अभी आप सिर्फ इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब आपको इन पॉइंट्स की और इन केसेस की क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। इसलिए अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा ध्यान न देके हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे प्रैक्टिकल, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज, मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है, उसके अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, वही है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम और का यूज़ बहुत अच्छे से करेंगे।
आपको ये बात याद रखनी है कि एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर होता है, हम आगे एग्जाम्पल्स में करेंगे। और जब ये गिवन हो कि एन सी ए एन सी बी के इक्वल है, तो या तो ए इज इक्वल्स टू बी होता है या फिर ए की वैल्यू जो है वो एन माइनस बी के इक्वल होता है। इन दोनों में से कोई एक केस होता है ये। अब यहाँ पर थ्योरम भी दी हुई है कि कैसे निकालते हैं। इसको बहुत इजीली कभी कभी प्रूफ में आ जाता है, लेकिन ये आपको एग्जामिनेशन जो 11 बेस्ड एग्जामिनेशन है उसी में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इज इक्वल्स टू होता है इसके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, ये देखिए एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये फैक्टोरियल आर जो था ये टर्म नहीं थी, सिर्फ फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल एन भी है, फैक्टोरियल आर भी है डिनोमिनेटर में, और फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। इसी तरीके से इसे भी ओपन करेंगे। इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये देखिए आर को मैंने ओपन किया आर माइनस वन फैक्टोरियल तक, बाकी ये दोनों एज इट इज़ है। इसे भी मैं सॉल्व करूँगी। इसे भी मैंने सॉल्व किया, फैक्टोरियल एन आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि वो आपस में कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया एन माइनस आर फैक्टोरियल तक। तो अब इसमें से मैं एन फैक्टोरियल आर माइनस वन और आर माइनस आर इन दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा वन अपॉन आर और यहाँ बचा वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको आर से आर कैंसिल एन प्लस वन है, तो इस फैक्टोरियल एन और एन प्लस वन को मैं लिख सकती हूँ एन प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल है, यहाँ पे आर है तो इसे मैं लिख सकती हूँ आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे है एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन, तो इसे मैं लिख सकती हूँ एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये जो है पूरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर के इक्वल। सो इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। अब जैसे ये है इफ़ एन सी एन की वैल्यू है एन सी एट के इक्वल, तो हमें एन सी 17 निकालना है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था जब एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी हो जाए तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो ए इक्वल्स टू बी होता है या तो फिर ए इज इक्वल्स टू एन माइनस बी होता है। तो अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 8, तो ए तो बी के इक्वल नहीं है, 8 और 9 कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे फिर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन माइनस बी के इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले उसमें पुट करेंगे सी। यहाँ पे आप n माइनस, यहाँ पे आपको इस तरीके से आप सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो सिंपल मैंने ये बताया आपको कि a की वैल्यू है n माइनस बी के इक्वल। a की वैल्यू मतलब 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 8 है। आप इसे वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आएगा n इज इक्वल्स टू 17। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है n c 17 की, n की वैल्यू हमने निकाली 17, पुट हियर 17 c 17 इट इज इक्वल्स टू 1। सो सिंपल द आंसर इज 1। एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। How many triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon? ठीक है, हेक्सागन में टोटल 6 वर्टाइसेस होती है और एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही वर्टाइसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपके पास टोटल वर्टाइसेस है 6, जिसमें से आपको एट अ टाइम यूज़ करना है 3। तो n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 3, लेकिन हमें इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ 6 वर्टाइसेस में से 3 का सिलेक्शन करना है बस, इन्हें आपस में अरेंज नहीं करना है हमें, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे परम्यूटेशन का। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 6c3, न कि 6p3। यहाँ पे हम लगाएंगे 6c3, हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर विल बी 20 वेज। तो 20 वेज की तरह 20 वेज है जब हम 6 वर्टाइसेस है जो हेक्सागन की, उसमें से हम 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, सिर्फ चूज़ करना है। 6 में से 3 वर्टाइसेस को मैंने चूज़ किया, ट्रायंगल बनाया और दैट्स इट। अगर परम्यूटेशन होता तो मुझे उन 3 जो हमारे वर्टाइसेस है उनको आपस में भी मुझे उसका अरेंजमेंट देखना पड़ता कि कौन से प्लेस पे कौन सा प्लेस आए, कौन से वर्टाइसेस आएगी। पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हम वो नहीं करते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन करना है, उनका अरेंजमेंट नहीं करना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। परम्यूटेशन जो है उसके कंपैरिजन में कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं। अब ये जो एग्जांपल है परम्यूटेशन का, सॉरी कॉम्बिनेशन का, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो यहाँ मैं लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।